अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जहाँ से मिनास डिबेट ऑफ द वीक के साथ। आज 16 दिसंबर, वही शाम 16 दिसंबर की जिसने पाकिस्तानी तारीख़ को हमेशा की तरह हमेशा के लिए अफसरदा कर दिया। ये वो 16 दिसंबर है जिस दिन पाकिस्तानी शायद हंस के बोलना, हंस के बात करना भूल चुके हैं। 16 दिसंबर की तारीख़ कौमों की तारीख़ों में अरूज ज़वाल की दास्तान बड़ी वसी है, लेकिन इतनी दर्दनाक शाम, इतना दर्दनाक दिन, इतनी दर्दनाक तारीख़ शायद किसी और दिन की हो, जिस दिन पाकिस्तान की सरज़मीन ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों ने एक बड़ी अफसरदगी का दिन देखा। 144 बच्चों की शहादत, और उन शहादतों के बाद हमने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैला हुआ फ़ौजी ऑपरेशन देखा। उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि हम उस फ़ौजी ऑपरेशन के मुकाबले में या उस फ़ौजी ऑपरेशन के बदले में किस हद तक पाकिस्तान में अमन लाने में कामयाब रहे। मज़ीद आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 16 दिसंबर साने मशक़ी पाकिस्तान और 16 दिसंबर साने APS, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की बर्बरियत, नहते कश्मीरियों पर भारतीय फ़ौज की फायरिंग और 11 शहादतों के बावजूद आलमी ज़मीर खामोश क्यों है। पाक ईरान सरहद पर नौजवानों की शहादत, ईरान से शदीद एहतजाज, लेकिन कब तक एहतजाज करते रहेंगे और कब तक ये सिलसिला ईरान की तरफ जारी रहेगा। क्यों ईरान बार बार हमारे फ़ौजियों को, हमारी सरजमीन को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान में पाक चीन अफगान वज़राए ख़ारजा का इजलास, उसका क्या नतीजा निकला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को CPEC से फ़ायदा उठाने की दावत क्यों दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का IMF में जाने से पहले रुपये की कदर कम करने का बयान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप पर हुकूमत का दोबारा एक और U-टर्न। शहबाज शरीफ साहब को क्यों ये बात तस्लीम कर ली गई कि उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। डॉलर को कायम रखने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने $8 बिलियन क्यों खर्च कर दिए। इन तमाम मामलात को हम लेके आज के प्रोग्राम में चलेंगे। हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे मोहतरम दोस्त, भाई और सीनियर तजियाकार जनाब फिरदौस जमाल साहब, उबैदुर रहमान शफीक साहब हमारे साथ शामिल हैं। फिरदौस जमाल साहब, इंतहाई दुख भरा दिन, इंतहाई दर्द भरा दिन, इस पर क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने तमहीदन बड़ी दुखी किस्म की तमहीद आपने स्टार्ट कर ली। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि कौमों की ज़िंदगी में उरूज व ज़वाल, काहिश व एतबार, तनज़्ज़ुल व इनहितात, मुश्किलात, मसाइब और इस तरह के हादसात रोनमा होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें जापान में हिरोशिमा नागासाकी, इतना बड़े मतलब 2.5-3 लाख लोग मारे गए और सारे उनके सब्ज़ा नहीं उग रहा था, लेकिन उस जापान ने ख़ुद को उठाया। कौमों की ज़िंदगी में हादसात जो होते हैं, यकीनन उससे कौमें मुतासिर भी होती है, लेकिन उसी को कौमें अगर अपनी ताकत बनाए, अपनी क़ुव्वत बनाए तो कौमें आगे बढ़ती हैं। मैं समझता हूँ अगर हम 16 दिसंबर 1971 की बात करें, जब सुकूत मशरिकी पाकिस्तान हुआ था, बहुत गम का माहौल था, दुख का पाकिस्तानी कौम के लिए। हमारा दायां बाजू कट गया था, उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा साना था, बहुत बड़ा अलमिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने खुद को उठाया। मैं आज अगर दिसंबर में देख रहा हूँ जिस तरह की मायूसी फैलाई जा रही है जी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस पे दुख का इजहार अपनी जगह पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान इतने 47 साल में पाकिस्तान ने खुद को एटमी ताकत बनाया। दुनिया में अपने आप को जुग्राफियाई तौर पे, अपनी ताकती लिहाज से, फौजी लिहाज से पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया। तो मैं समझता हूँ मशरकी पाकिस्तान साना हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान तनज़्ज़ुल की तरफ नहीं गया, पाकिस्तान ने खुद को उठाया। बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे पाकिस्तान का जो सानिया था जी, उससे एक अलग नज़र से पाकिस्तान में अब देखना शुरू कर दिया गया था। उससे वो जो शुरू में एक सोच थी, डेवलप हुई थी कि हमें हमारा एक बाजू कट गया, वो जो सोच थी वो पाकिस्तान में अब उस तरह नहीं रही थी कि हमारे एक बाजू कट गया, या वो कहते हैं जी वक्त की ज़रूरत थी, वहाँ हमारा कोई ऐसे इलाक बनता ही नहीं था, फितरती इलाक नहीं बनता था मशरक़ी पाकिस्तान के साथ हमारा। लेकिन ये जो सानिया है पेशावर APS हुआ, ये तो एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है ना जी। ये नन्हे बच्चों को सरों में गोलियां मार दी जाती हैं। फिर उसके बाद हमेशा की तरह वही हमारी बेइज्जती आड़े आई ना। 16 दिसंबर
कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई और ना ही APS के वाक़े की रिपोर्ट सामने आई। तो इस हवाले से उबैदुर रहमान आपको प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो बच्चों के नन्हे बच्चों के साथ जिस तरह जुल्म बर्बरियत हुआ और फिर हमने वो देखा जो मौत वहाँ पे सारा दिन रक्सा रही, और फिर उसके बाद आज 4 साल गुजर जाने के बाद भी आज जब उनकी माएँ और उनकी बहनें और उनके वालिदैन जब आते हैं टेलीविज़न पे, फिर उसको जैसे पेश किया जाता है, फिर उनके दर्द को हरा किया जाता है, तो इससे पाकिस्तान ने क्या सीखा और हमारे इदारों ने क्या सीखा और क्या हमने हिकमत अमली बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे कि फिरदौस साहब ने भी जिक्र किया कि कौमों की तारीख़ के अंदर इस तरह के अंदोनाक अलमनाक वाक़यात आते रहते हैं, और वही कौमें जो अपने माजी के अंदर माजी में गिरफ़्तार रहती हैं तो वो आगे तरक्की नहीं कर सकती। हमेशा माजी एक अक्लमंद इंसान के लिए उसे आगे मुस्तकबिल की अपनी स्ट्रेटजी बनाने के अंदर मदद करता है। अगर हम बात करें जो 16 दिसंबर में सानिया APS है उसके हवाले से, तो हमारी कौम में इस बात की हकीकत में कोई शक नहीं है कि उस वक़्त एक आपको पता है कि एक पूरा एक मुल्क गिर एक धरना चल रहा था। तो इस वाक़े के बाद वो धरना ख़त्म हुआ, कौम जो है वो यकलख्त हुई, कौम एक पेज के ऊपर आई और इस बात के ऊपर कि हमें दहशतगर्दी से निपटना होगा, दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। इस मामले में सारी जो आपकी सियासी जमातें हैं वो एक पेज पे, और ये बहुत अच्छा कदम हुआ। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदगी से ये बात कहनी पड़ती है कि क्यों हमेशा हमें एक करने के लिए इस तरह की मासूम जानों की कुर्बानी देनी पड़ती है। क्यों हम पहले होश के नाखून नहीं लेते? हमारी फरासत, आपका यहाँ कहने का क्या मकसद है कि एक करने के लिए ऐसी जानों की कुर्बानी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पहले से ये मामला पेश नहीं आने चाहिए थे। अच्छा। हमें पहले से ही अपने आप को मुल्क के लिए, कौम के लिए एक प्लेटफॉर्म को रखना चाहिए था। न जाने क्यों हर बार हमें दोबारा से झंझोड़ने के लिए ऐसे दर्दनाक वाक़यात होते हैं, बड़े वाक़े का इंतजार करते हैं। और फिर होता क्या है? होता यह है कि वो उस वाक़े की जो उसकी आवाज़ें हैं, जो उसकी बाज़गश्त है, वो कुछ देर तक हमारे अंदर रहती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से हम उन्हीं मामलात के अंदर चले जाते हैं। हमने अपने आप को एक तवील जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो एक लंबी प्लानिंग होनी चाहिए इस्लाह के हवाले से, हम वो नहीं कर पाते और वो नहीं कर पाते। हम इंतज़ार करते हैं कि हम एक कौम बन जाएं, उसके लिए हमें कोई बड़ा सानिया दरकार होता है, और अभी तक नहीं बन पाए ना, हम एक कौम नहीं बन पाए। हम आप देखें ज़रा पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हुई कि हमसे हमारे मुल्क का एक हिस्सा अलग हो गया, हमारी मुल्क की आधी आबादी हमसे अलग हो गई, और फिर हमने मुल्क में अगर महज़ब माशरे में जाके देखा जाए तो वहाँ एक बच्चे की जान चली जाए तो वो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन जाता है, बाहर निकल आते हैं। हमने 144 जवानों की जिस तरह नजराना पेश किया, जिस तरह वो बच्चे शहीद हुए, वो तो स्कूल पढ़ने गए थे, शहीद होने के लिए तो नहीं गए थे। वो जिस तरह उनको बेदर्दी से शहीद किया गया, उस का हमने क्या असर लिया है, और फिर ये बड़े वाक़यात हमें एक कौम क्यों नहीं बना सके? जहाँ साहब देखें, ये जो उसके पीछे मकासद कार फरमाते हैं, हमें उनको कौम के सामने लाना चाहिए था। हमें APS की रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए थी। जो उसके गुनाहगार थे उनको पब्लिकली, कुरान भी हमें ये कहता है कि वलशद आज़ाबहुम ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, जो लोग माशरे के अंदर फसाद का सबब बनते हैं, अल्लाह ताला ने सख्त तरीन अल्फाज में कुरान में फरमाया कि उनके हाथ और पाँव को मुखालिफ सिमत में काट दिया जाए, उनको चौक चौराहे में लटकाया जाए। जो लोग इनके सहूलतकार थे, एक तो दहशतगर्द हैं, जो लोग हमारे मुल्क के अंदर इनके सहूलतकार थे, वो भी नहीं, अगर पकड़े गए तो उनको सामने नहीं हमारे एक यूज़र जो है सोशल मीडिया के, वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि एहसानुल्लाह एहसान जो मरकज़ी मुलज़िम थे वो हमारे सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है, उसकी क्या वजूहत है? देखिए जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद अवामी नौइयत की नहीं होती कि अवाम में डिस्कस की जाए। ठीक है, एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से बहुत सारे परसेप्शन पाए जाते हैं, मैं भी कोई गलत हो कोई सही हो। ठीक है, एक तो ये देखें, किसी आप एक हालत जंग में हैं, उस हालत जंग में आपको बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दुश्मन के अंदर अपने लोग रखने पड़ते हैं। एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से एक परसेप्शन ये है कि आपके अपनी एजेंसियों का छोड़ा हुआ आदमी था, अच्छा, TTP के अंदर था या जिसके अंदर भी था, और उसके ऊपर ये भी है कि मतलब वो तो ये जिम्मेदारियां कबूल कर रहा था, उनका तर्जुमान था, लेकिन कहीं तो ऐसा नहीं है कि वो बजाते खुद किसी कार्रवाई में शामिल हुआ नहीं हमारे पास। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिकली नहीं कही जा सकती। देखिए, अभी आपके सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, एहसानुल्लाह एहसान ने आपको पता है TTP से अलग अपनी तंजीम बनाई। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि एहसानुल्लाह एहसान जो था वो TTP के अंदर पाकिस्तानी फौज का जासूस था, इसलिए उसे अपनी तहवील में ले लिया गया है। एक परसेप्शन ये, क्योंकि इसने जो है, अगर आप थोड़ी सी डीपली जाकर पढ़ लें, TTP के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, 2 टुकड़े होने के बाद एक के ये बाकायदा सरबराह बने, ठीक है, एहसानुल्लाह एहसान।
उसके बाद उस एक जो जिसके सरबराह बने ये मीरान शाह में जाके ये वहाँ पे रुके, तो वहाँ पे इनके सारे कमांडर्स मारे गए इसके साथ ही। ठीक है, ये एक बचा, ठीक है ना। ये पूरी अपनी क़यादत, अपनी उस अलग की हुई पार्टी सबको खत्म करके वापस आके हथियार डाल दिया। उसने कहा मैं रियासत के हवाले करता हूँ खुद को। यानी आप ये समझेंगे सबको मरवा के खुद। ठीक है। अच्छा, मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से मैं कुछ मेरी जो ज़ाती राय इस बारे मैं पेश करना चाहता हूँ। देखें, जिस वक्त बरतानिया यहाँ से जा रहा था बरसग़ीर से, तो उस वक्त उसके जहन में ये बात मौजूद थी कि उसने इस पूरे हिंदुस्तान को 3 लख्त करना है। अमूमी तौर पर पहले ये दिखाया गया 2 हिस्सों में बांटा गया, इस पूरे हिस्से को 3 हिस्सों में बांटना था ताकि ये स्ट्रेटजिकली जो ये ख़ित्ता इतनी अहमियत का हामिल है ये दोबारा से जुड़ ना जाए। और वहाँ यहाँ पर आने की भी यही पीछे भी यही मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि इस हिस्से को जुदा किया जाए। अब देखें, पाकिस्तान की जो तकमील है वो अभी तक नहीं हुई। अगर आप देखें, अब आप देखें बांग्लादेश को देखें और पाकिस्तान को देखें तो उसके दरमियान कोई भी जो ज़मीनी सरहद है वो नहीं मिलती। तो ऐसे दो माली के 2 हिस्से जिनके दरमियान आपस में कोई ना कोई ज़मीनी सरहद है ना कोई बाहरी सरहद है, तो किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। दरअसल ये असल नक्शा जो था पाकिस्तान का, वो अगर आप देखें पाकिस्तान की जो ऊपरली जानिब है वहाँ से हैदराबाद और जूनागढ़ से होते हुए उसने जाके बंगाल से मिलना था और ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान का था। और उसके बाद वहाँ के जो रियासत के जो जिम्मेदारान थे और जो रियासत के नवाब थे, जब उनको ये हक राय दिया गया कि वो किस मुल्क के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, तो उनका भी जो हैदराबाद के जो नवाब थे उनका भी ये कहना था कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। और ये सारी रियासतें जो हैं ये मुस्लिम अक्सरियती रियासतें थी। आज भी आप जाकर देखें इन सब जगहों पर मुसलमानों की अक्सरियत मिलेगी। वहाँ अहमदाबाद आप देख लें, हैदराबाद देख लें, जूनागढ़ देख लें, ये सारा ये पूरी एक पट्टी बनती है। तो इस पूरे खित्ते ने पाकिस्तान के साथ मिलना था, बांग्लादेश के साथ, तो तब जाके ये पूरा एक पाकिस्तान मुकम्मल होना था और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज को पर रह सकते हैं। लेकिन जाते हुए जब अंग्रेज़ गया तो उसने जाते हुए इसकी तकसीम कार इस तरीके से की कि एक वो वक्त आना ही था कि जब बंगाल को हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी अलग एक हुकूमत बनना था और वो एक हुकूमत और एक इस पे हमने आज अपने जब प्रोग्राम को एडवर्टाइज़ किया सोशल मीडिया पे या दूसरे जिस मीडिया पे, तो हमने ये कह रखा कि मुख्तलिफ दोस्त अहबाब जो दुनिया में बसते हैं वो हमें इसका फ़ीडबैक दे सकते हैं। तो उस फीडबैक के हवाले से हमने ये किया कि जो जिस बंदे का फ़ीडबैक अच्छा होगा हमारी ये कमेटी उसमें वो फाइनलाइज़ करेगी, तो हम अपने सबसे बेहतर तजिया पेश करने वाले अहबाब को कॉल करेंगे। हमने एक बंदे को शॉर्ट लिस्ट किया है, इमरान ख्वाजा नाम है उनका। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें कॉल पर ले लें ताकि हम इस मौजू को समेट के आगे की तरफ चलें। फिरदौस साहब कि जब हमने देखा कि एक तो जैसे उबैद साहब ने फरमाया कि हमारा उनका ज़मीनी रब्ता नहीं था, कोई सरहद नहीं मिलती थी, हमारा कोई इलाक़ उनसे बनता नहीं था, लेकिन क्या वजह हुई कि वहाँ पर जो तैनात हमारी फ़ौज थी उन्होंने बेहिसी का मुजाहरा किया। उस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे कमांडर इन चीफ थे वो शराब और जना में उस टाइम डूबे हुए थे। जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, जो हमारे फ़ौजी वहाँ पे थे उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की। तो इसके पीछे क्या है, इसी बात को हम लेके आगे चलेंगे। लेकिन हमारे साथ लाइन पे हैं इमरान ख्वाजा साहब। इमरान ख्वाजा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आपने जैसे आज दिन को हमें कुछ अपनी लाइंस भेजी, उन पर सानिया मशक़ी पाकिस्तान और 16 दिसंबर सानिया APS पेशावर के हवाले से, तो उस पर आप क्या कौम से कहना चाहेंगे जी? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान और सानिया जो है ना वो आपका हो गया आर्मी पब्लिक स्कूल, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए अलमिया रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो 16 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वाक़या रूनुमा हुआ वो एक दरिंदगी की एक मिसाल कायम की गई, जो मैं ये समझता हूँ। और उसके बाद जो है ना ये हुआ कि इमरान खान साहब ने भी अपना जो है ना धरना वो ख़त्म कर दिया। वो भी अपनी एक तहरीक चला रहे थे इस मुल्क के लिए, जैसा कि आप क्या समझते हैं कि हमने इनसे क्या सबक सीखा? ये 2 सानियात हुए पाकिस्तान को, एक ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और दूसरे ने पाकिस्तानियों को यकजान कर दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस वो वाक़या जो है ना 16 दिसंबर सानिया पेशावर जी हमें ये भी एक मालूमात फराहम करता है, क्योंकि खान साहब जब धरना दे रहे थे तो उनकी भी एक अपनी तहरीक थी और उन्होंने भी अपनी तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बगैर ही वो ख़त्म कर दी। ये एक हमें ये सबक सुराता है कि हमें यूनाइट होना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब,
देखें इस हवाले से जो मैंने आपसे सवाल मैं किया था आपको कॉल से सवाल- पहले, पहले वो तो- मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं जी दोहरा। कि जो हमारी, जैसे उबैद साहब ने फरमाया कि हमारी कोई ज़मीनी सरहद भी नहीं लगती, हमारा कोई उनके साथ फितरती इलाक़ भी नहीं बनता था, तो फिर वहाँ पे जो हमारी तैनात फ़ौज, तकसीम कार गलत हुई है, जो हमारी तकसीम फ़ौज कार वहाँ पे गलत हुई। मौजूद थी, उनके भी कुछ ऐसे काम थे, उनके कारनामे भी कुछ ऐसे थे कि वहाँ पे उनके साथ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा की गई, जो हमें बताया जाता है। इसमें एक कितनी हकीकत है देखिए मैं पहले और तो सबसे- इसमें ये कितना कारामद साबित हुआ ये चीज़। एक तो साना मशरकी पाकिस्तान और साना APS दोनों के हवाले से एक तो दुश्मन ने हमारे ऊपर वार किया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा वार दुश्मन ने हमें ये किया कि उसके हवाले से टोटली डिस इन्फॉर्मेशन हमें फैलाई गई, ठीक है, गलत प्रोपेगेंडा किया गया, और जो एक 5th जनरेशन वार थी वो हमसे लड़ी गई। साना मशरकी पाकिस्तान के हवाले से झूठ ये बोला गया, और अभी तक ये झूठ बोला जा रहा है, ज़्यादातर सियासी जमातें ये झूठ बोल रही है कि इसमें फ़ौज की नाकामी थी। ठीक है ना, सही बात है कि हमारी 90,000 फ़ौज वहाँ पे उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन अगर आप साना मशरकी पाकिस्तान के मुहर्रकात को देखें, असबाब को देखें, जाके 1949 में आपके जो है मुजीबुर रहमान शरारतें शुरू करते हैं 1949 में, ठीक है, फिर जाके साना मशरकी पाकिस्तान से 3 साल पहले हिंदुस्तान के उस एक गांव है, कोई 2 किलोमीटर के फासले पर था मशरकी पाकिस्तान से, अगरतला, वहाँ पे अगरतला साजिश पकड़ी जाती है जिसमें मुजीबुर रहमान समेत 6 लोग होते हैं इनकी क़यादत के, जो बाकायदा तौर पर रॉ के साथ मीटिंग करते हैं, और उसको एक बाद में आके कर्नल उसको पकड़ता है, बंगाली कर्नल था पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का, वो उस अगरतला साजिश को पकड़ता है कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को अलग करने की साजिश की है। उस साजिश के पकड़ने के बाद आकर शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला जाता है, पाकिस्तान में वो जेल में होता है, लेकिन यही सियासतदान भुट्टो वगैरह नारे लगा के इसको निकालते कि जी जब तक इसको नहीं निकाला जाएगा 1970 के इंतखाबात थे उसमें हिस्सा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने शर्त ही ये रखी कि मुजीबुर रहमान को निकाला जाए। मुजीबुर रहमान कोई पॉपुलर नहीं था, जब उसको निकाला जेल से वो पॉपुलर बनी। 6 नुकात उन्होंने पेश किए, 6 नुकात बुनियादी तौर पे इस चीज़ का ऐलान था कि पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा, अलग करेंसी की उसमें बात की गई थी। अच्छा, उसके बाद अलग जो है दोनों मुल्क के मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की एक लकीर खींची गई थी, ठीक है। एक तो ये कि उसके मुहर्रकात ये थे, फिर दूसरे ये फ़ौजी, देखो आप पाकिस्तान की फ़ौज कब उसमें दाखिल हो गई, इन्वॉल्व हो गई, बहुत ज़्यादा फसादात जब हुए वहाँ पे। आप देखें मशरकी पाकिस्तान के साना होने से कोई 6 साल पहले हिंदू असातिज़ा वहाँ पे आते हैं, आपके स्कूलों में कॉलेजों में हिंदू पढ़ाते हैं आके, और वो ये उनकी जहनसाजी करते हैं हिंदू असातिज़ा बंगालियों की कि आप नीच कौम आप हैं, अच्छा आपको नीच समझा जाता है, ये सारा कुछ होता है। उसके अलावा जो है वहाँ पे क्या मशरकी पाकिस्तान से जो मुलाजमीन है, प्रोफेसर्स हैं, ढाका में अब्दुल मालिक को कत्ल किया, कितने असातिज़ा को कत्ल किया जाता है। मशरकी पाकिस्तान को बहुत बाद में फ़ौज ऑपरेशन करने पे मजबूर हो जाती है, ठीक है। फिर आपकी फ़ौज कितनी थी वहाँ पे, 90 लाख फ़ौज थी, जबकि दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी के गुंडे, इंडियन आर्मी बाकायदा तौर पे वहाँ सरहदें उबर करके आ चुकी थी। तो आप अगर आज भी इंडियन उन जर्नलों के जाके उस वक्त के बयान उठा के देखें अखबार में, और ये रिसेंटली 2010 में इंडियन एक जर्नल उस वक्त के जनरल था, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से ये कहता हूँ, उन्होंने बहुत दीदा दिलेरी से वो लड़े वहाँ पर, लेकिन वहाँ ज़मीनी रब्ता मुनक़ते था, उनको कोई कुमक नहीं पहुंच सकती थी, उनके पास कोई हल नहीं था सिवाय इसके हथियार डाले। ये अलग बात है कि हथियार डालना अच्छा था या कटना अच्छा था, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके सबब बहुत ज़्यादा असबाब हैं। उनमें एक सियासतदानों की गलत पॉलिसीज़, उसके बाद भुट्टो का जो है ना वो तस्लीम नहीं करना वहाँ पे उनके जो इंतखाबात, फिर जो है मुजीबुर रहमान को जेल से उठा के वहाँ पे वापस इंतखाबात लड़ने देना, फिर यह है कि बदमाशी यहाँ पर, ये सारा कुछ। दूसरी तरफ आप अगर साना अभी APS को उठा के देखें, APS साना को गलत रंग दिया गया। मैं कहता हूँ APS साना जो हुआ, ठीक है, हमारे बहुत ज़्यादा मतलब हर एक दुख में है, अलम में है, ये हुआ, लेकिन उसके बाद अभी एक आवाज़ ये उठाई जा रही है इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई। भाई इस साने के बाद 2014 में ये साना हुआ, उसके बाद TTP की बेखुनी की गई, इसी सानहे के बाद यकजा हो गई कौम की। TTP क्या है, मुजरिमीन है। देखिए मेरी बात मुकम्मल हो दोस्तों, अब मैं इसके हक में हूँ, मैं इसके हक में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम की ये हक बनता है कि जो भी तहकीकात हों वो कौम के सामने, अच्छा उसको जो आवाम के सामने पेश नहीं करने वाली चीज़ को हज़फ किया जा सकता है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, ये साना हुआ, इस साने में कौन मुलविस थे? साना किसने किया? TTP ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। उन्होंने बल्कि उनके जो तर्जुमान थे उन्होंने बुखारी शरीफ से जाकर हदीसें निकाल के दी थी कि भाई इसके जवाब में ऐसे लोगों के कत्ल करने के, बच्चों के कत्ल के जवाब में उन्होंने दलाइल दे दिए, ठीक है। अच्छा ये एक उनका वो था, आप क्या करते थे, दुश्मन कौन थे? ये TTP थी, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते थे? ये कर सकते थे कि देखो उसमें 1-2 लोग तो नहीं थे, एक जमात थी, एक पार्टी थी, एक नज़रिया था, एक मिशन था उनका पूरा, उस सब के देखो उसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी।
उनकी बेहकुनी की आप क्या मतलब क्या चाहते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है? अच्छा देखिए फिर दोस्त साहब, आपने पहले एक मुकदमा बांधा था प्रोग्राम की इब्तदा के अंदर कि एहसानुल्लाह एहसान जो है वो एक राय ये पाई जाती है कि वो टीटीपी का प्लांट किया हुआ आदमी था अंदर। फिर उस मुकदमे के बिना पर अगर हम देखें तो ये दूसरा जो मुकदमा है कि उसके अंदर टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की, अच्छा टीटीपी के लोगों ने आके बाकायदा ऐसे दलाइल दिए, तो ये मुकदमा ये दूसरा मुकदमा पहले मुकदमे की बुनियाद पर फिर से मशकूक होना शुरू होता है। दूसरी बात यह है, क्या टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना इस वाक़े के वजह से मुहताज था ये वाक़या मुहताज था। आप एक रियासत के अंदर मौलवी जो है कल तक फतवा नहीं दे रहे थे कि रियासत के अंदर देखिए आप एक तकफीर, देखो तकफीर आपके मदारिस में तकफीर थी, आप रियासत के आपके मौलवी तकफीरी उसको फिक्र को सपोर्ट कर रहे थे। एक रियासत में किस तरह से अनासर को अलाउ कर सकते हैं, किस अलाउ कर सकते हैं, और मसला है तो आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। क्या हम लोगों को हर एक मामले के लिए जवाब ढूंढना पड़ेगा? अब पीछे ये जो मामला हुआ है, इसका मामला हुआ है ये जो तहरीक खत्म नबूवत चली है और जो भी गिरफ्तार किया हुआ है तहरीक खादिम हुसैन रिजवी साहब को, उस मामले के अंदर भी तो आप आए, आपने एक मजबूत स्टैंड लिया कि नहीं हम जो रियासत के साथ जो टकराएगा हम उसको करेंगे। दो अलग चीजें मेरे भाई, एक तरफ आप वहां पे क्या देखो, आप एक हालत जंग में हैं, आप 17 साल से एक जंग लड़ रहे हैं और आपका एक दुश्मन है, ठीक है ना, वो आपकी फौज पे भी हमले करता है और साथ में आपकी कौम ये कहती है ये जंग हमारी नहीं है। आपकी मस्जिदों में वो हमले कर रहे हैं, आपकी मार्केटों में बम धमाके कर रहे हैं, आपके फौजियों को मार रहे हैं, लेकिन आपकी कौम के लीडर सियासतदान उठ के कह रहे हैं, फजल रहमान कह रहा है, सिराजुल हक कह रहा है, मुनव्वर हसन कह रहे हैं ये जंग हमारी नहीं, उनको शहीद का दर्जा। अच्छा मुझे एक बताएं, एक रियासत के अंदर बगैर किसी सहूलत कार के इतनी बड़ी तंजीम का बन जाना, इतनी बड़ी तंजीम का खड़ा हो जाना, और फिर ये कैसे मुझे इसका आप क्या समझते हैं कि क्या रियासत इसमें इन्वॉल्व थी इतनी बड़ी तंजीम? देखिए मैं आपको बताता, अगर आप तालिबान की हिस्ट्री को उतार के देखें तो एक वक्त ऐसा रहा है जब अफगान जंग रही है, उस वक्त अमेरिका के कहने के ऊपर हो या जिसके भी कहने के ऊपर हो, बैरूनी वजह से पाकिस्तान ने किसी न किसी तरह से दुश्मन ने वहां ये वार की और यहाँ उसने दुश्मन ने ये वार की। अभी ये क्या कर रहा है दुश्मन, ये जहन में डाल रही है प्रोपेगेंडा कि कहीं इस एपीएस के साने में रियासत मुलविस है, यानी मतलब दुनिया के किसी रियासत को जो दिमाग है वो दुश्मन ने तब्दील कर दिया। ऐसे फैसले शायद भूटान या इस तरह के छोटे जो नहीं है फटीचर टाइप के ममालिक, नेपाल टाइप के, वो भी इस तरह के फैसले नहीं। अच्छा मुझे जैसा मेरे कुछ मासूमाना से, जैसे वसीम बदावी साहब के मासूमाना से सवाल होते हैं, मेरे भी कुछ मासूमाना से सवाल है, आज तक ऐसा क्यों होता है हर वो मामला जिसके अंदर आपको मुदाखलत नजर आ रही हो, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी रिपोर्टें आम क्यों नहीं? आप कहने का क्या मकसद है? देखिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी साइड को, अपनी डिफेंस को क्लियर करना चाहिए, उनको खुल के कौम के सामने चीजों को लाना चाहिए। मुझे बताएं फिर दोस्त साहब, आपने एक वाकये की बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, आप कह रहे हैं कि जी पूरी टीटीपी का सफाया हो गया, ठीक है सब कुछ हो गया, हो सकता है एक बहाना भी हो टीटीपी को खत्म करने का, सब कुछ हो गया साफ। ये देखो ये गलत, यही प्रोपेगेंडा है जो दुश्मन कर रहा है। यार आप अपनी आर्मी के ऊपर, अपनी फौज के ऊपर, मैं आर्मी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं कि आर्मी ने अपनी साइड को क्लियर क्यों नहीं किया? आर्मी वाज़े तौर पे लेके लोग पूरी दुनिया बात कर रही है, आर्मी खामोश क्यों बैठी हुई है? कहां पे खामोश? जब बात होती है मशरक़ी पाकिस्तान की, जब बात होती है हमारे बच्चों के खून की बात होती है, तब आर्मी की मुदाखलत के बीच में बारी आती है, तो आर्मी को रिपोर्टें सामने लानी चाहिए। आप क्या बता रहे हैं? मेरे ख्याल में आपको देखो, इसको अपना उबैद साहब को मेरे ख्याल में वो नहीं कर सकते। आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर वो मामला जिसके अंदर हमारी रियासत के अंदर आर्मी के मुदाखलत आती है, वहां पर हमारी आर्मी खामोश क्यों हो जाती है? उनको अपनी साइड को क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पे आर्मी क्या करे? आप देखें, इस मसले में मैंने जो पहले बात की थी, आर्मी को ये करना चाहिए कि जो इसके अंदर मुलविस है लोग, ठीक है, उसके ऊपर कमीशन बनी थी, एक रिपोर्ट बनी थी, रिपोर्ट सामने आनी थी। अभी तक उनके सहूलतकारों को, अभी तक इस साने के सहूलतकारों को ना कोई सजा हुई है, ना उनके सामने कोई नाम सामने। आप शायद पढ़ के आए होंगे, आज ही 12 लोगों को बाकायदा तौर पर सजाए मौत हो गई, ठीक है। पिछले 1 महीने का आप रिपोर्ट उठा के देखें जिसपे आर्मी चीफ ने बाकायदा सिग्नेचर किए, दस्तखत किए, दहशतगर्द जो सूरतकार थे उनमें सजाएं हो रही, फौजी अदालतें अपना काम कर रही है। लेकिन मसला क्या, आप देखिए साने एपीएस में हुआ ये कि ये साना हुआ, ठीक है ना, उसके बाद वहां पे जो लोग आए थे वो तो कोई 6 करीब तो वहीं पे मारे गए, 6 दहशतगर्द मारे गए, उसके फोटेज निकली, उसके वो सारा कुछ जो लगे हुए थे उनकी सारी शिनाख्त हो गई। अब इसके पीछे के कौन थे
कुछ अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, कुछ को प्लान करने वाले जो कुछ है ना उज़्बेक कहीं और थे। उज़्बेक थे, कुछ और थे, ठीक है ना, कुछ वज़ीरिस्तान में बैठे थे, उन कुछ तक वहाँ पे फौज पहुंची, ऑपरेशन हुए, मारे गए, ठीक है। तो अब जी जो बराह रास्त इन्वॉल्व थे तो वो तो वहाँ पे मारे गए। अब फौज ने आपको क्या रिपोर्ट देनी है? फौज ने ये रिपोर्ट देनी है कि भाई ठीक है, आपकी फौज इस पे तराने बना रही है, ये रिपोर्ट है। ठीक है। नहीं आप फौज ने आपको मॉरली उठाया, फौज फौज अपनी कुर्बानियां दे रही है, फौज दहशतगर्दों अपनी के लिए। पोजीशन क्लियर नहीं कर रही, फौज तराने बना रही है। पोजीशन क्या क्लियर अच्छा करेंगे? अच्छा मैं मुझे मैं देखो, मैं देखो, मैं देखो, अच्छा, पोजीशन मैं क्लियर करेंगे। मैच को आप दोनों की बहस को मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। हमारी ये आज के इस दिन के हवाले से, क्योंकि मैंने जब भी जिक्र किया, खुदा गवाह है कि मैं खुद एक बाप हूँ, और उन नन्हे बच्चों का जो खून है वो इस बात पे एक मजबूर कर देता है एक दर्द दिल रखने वाले इंसान को कि वो शायद उस कर्ब को बयान नहीं कर सकता। अल्फाज का कोई ऐसा सांचा नहीं है जिसमें उस कर्ब को बयान किया जा सके, उन नन्ही जानों की शहादत को खराज तहसीन पेश किया जा सके। हमारी पाकिस्तान के तमाम इदारों से, सिक्योरिटी इदारों से, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से और पाकिस्तान के मनसब इक़्तिदार पर बैठे हुए अपने चाहने वाले, अपने अजीज़ व अक़ारब और अपने दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि ऐसी रिपोर्ट्स आवाम तक उनकी रसाई को यकीनी बनाया जाए, ताकि आवाम में फैलने वाली गलत मालूमात, जो आवाम में फैलने वाले गलत तासरात और आवाम में फैलने वाली सी बदगुमानियाँ जो हैं वो दम तोड़ सकें, और ऐसी अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ सकें जिनमें कहीं ना कहीं, जैसे उबैदुर्रहमान शफीक साहब ने दबे छुपे लफ्ज़ों में इसका इज़हार कर दिया कि शायद कहीं हमारे सिक्योरिटी इदारे इन चीज़ों के पीछे होते हैं। तो हमारी दरख्वास्त है उन तमाम इदारों से, उन तमाम लोगों से जिनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो ऐसी रिपोर्ट्स को मंजर आम पर ला सकते हैं, खुदारा इस कौम के मफादात के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के मफादात के लिए, आने वाले नस्लों के मफाद के लिए ऐसी रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लाया जाए, ताकि एक तो उन वालदैन को पता चले कि उनके बच्चों के साथ हुआ क्या है, दूसरा इस आवाम को पता चले कि उस वक्त हुआ क्या है, तीसरा जो क्या सराइयाँ हैं वो दम तोड़ सकें, और चौथा जो है हम अपनी तारीख़ पर जैसे फ़ख्र करते आ रहे हैं ऐसे फ़ख्र करते रहें, और पाँचवा हम हर महाज पर, हम बग़ैर वर्दी वाले जो फ़ौजी हैं, हम हर महाज पर अपनी फ़ौज को सल्यूट पेश करते रहें, सलाम पेश करते रहें, उसका नाम फ़ख्र से लेते रहें। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आज एक ऐसे मौके पर जब 5th जनरेशन वार लॉन्च कर दी जा चुकी है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे नौजवानों को गुमराही से बचाया जा सके, हमारे नौजवानों की जो ख्यालात हैं, जो अफकार हैं, उन्हें तब्दील होने से बचाया जा सके, और ऐसे सानियात पर जल्द अज जल्द मुनज़्ज़म जामे रिपोर्ट्स पेश की जाएँ, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ। जिन चीज़ों को छुपाना मुल्की और मुल्की इदारों के मफाद में है, उन्हें बेशक छुपाया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ अवाम के सामने लाया जाए ताकि क्या सराइयाँ दम तोड़ सकें। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं और उबैदुर्रहमान साहब से बात करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में एक दफ़ा फिर जुल्म व बर्बरियत की जो है दास्तानें रकम की जा रही हैं। भारतीय फ़ौज जो है वो नन्हे बच्चों को शहीद कर रही है, स्कूल और कॉलेज के तलब इल्मों को शहीद कर रही है, और उन शहादतों पर आलमी ज़मीर जो है वो खामोश है, आलमी इदारे खामोश हैं, UNO की तरफ से खामोशी, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार खामोश हैं। वो कश्मीर की वादी में बहते हुए खून का शोर क्यों नहीं सुन रहे? जी जहाँ साहब, बिल्कुल इस बात की हकीकत में कोई शक नहीं है कि कश्मीर हमारा एक अटूट अंग है, और कश्मीर जब तक पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा तब तक हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान की तकमील हो सकती है, ना हमारी ज़ात की तकमील हो सकती है, और ये पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। आज ही मैं प्रोग्राम में आने से पहले कुछ वीडियोज़ देख रहा था, तो वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं कश्मीर के, उन्होंने जो अपने शुहदा हैं, उन शुहदा को जब दफना रहे हैं तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान के हक़ में नारे लगा रहे हैं, और वो ये इस बात को वो बता रहे हैं, बोल बोल के, चीख चीख के बता रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर शामिल होना है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी पिछली हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा इस मामले के अंदर कोताही बरती है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कश्मीर का मुकदमा लड़ना चाहिए था, जो हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। और अगर अब मौजूदा हुकूमत, आज ही अभी आने से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले वज़ीर ख़ारजा के कुछ बयान आए हैं, और जिसमें उन्होंने बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत बोल्ड लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने ये बयान दिए हैं कि आलमी इदारे क्यों खामोश हैं, क्यों उनकी आंखें गूंगी, क्यों उनकी आंखें जो है उनकी बनाई ख़त्म हो गई है, क्यों उनकी ज़ुबानें गूंगी हो चुकी हैं, वो इस मामले के अंदर बोलते नहीं है। कोई छोटा सा मसला हो जाए दुनिया के अंदर, किसी जगह पर कोई बिल्ली मर जाए, तो ये लोग चीखते नहीं रुकते। और जब ऐसे मामला हैं जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर ख़वातीन, छोटे बच्चे, अभी परसों की बात है, एक छोटी बच्ची 10 माह की बच्ची, उसको आर्मी
इंडियन बैलेट आर्मी ने में। बैलेट के साथ उसकी आंख के अंदर वो शर्लें लगी हैं और डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है। तो इतना जुल्म, इस कदर जुल्म। और उससे पहले जो आप हैदर उससे नौजवान। पहले आप देखेंगे पिछले 1 माह पहले की बात है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी थे, वो जो इंसानी हकूक़ कमीशन के, वो बाकायदा रो पड़े, उनके आंसू निकल पड़े। लेकिन उसके बावजूद सारी दुनिया खामोश है। तो पता ये चलता है कि ये यूनाइटेड नेशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ अपने मफादात को उनको आगे रखते हैं, इंसानियत के मफादात इनके मैंने आगे काफ़ी नहीं अर्से हैं। पहले एक दफ़ा लिखा था कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, ये बेसिकली नॉन मुस्लिम अक़वाम का एक सेंटर है, और जो ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ पर, वो सिर्फ नॉन मुस्लिम कमीशन है, नॉन मुस्लिम ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मुसलमानों के लिए नहीं। फिरदौस साहब, हमने देखा गुज़श्ता हुकूमतों में 15 साल से तो जो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी थी वो मौलाना फजल रहमान साहब को दी गई। मौजूदा हुकूमत के आप बाकी जो मामलात हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ये यू टर्न लेते रहे हैं, लेकिन कश्मीर के मामले पर इन्होंने बड़ी पेशरफ्त की। इन्होंने जैसे पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को तर्जमानी बनती थी कश्मीर के मौजू पर, जो चाहे वहाँ ये एक ऐसा मौजू है कि ऐसा टॉपिक है कि कोई भी हुकूमत आए हम उसे सपोर्ट करेंगे इस मामले पर, बड़ी दिलेराना तरीके से आवाज़ उठाई। कश्मीर का मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से अक़वाम आलम में लेके गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत का तो जहाँ तक सवाल है, कश्मीर इशू को बहुत अच्छे तरीके से उठा रही है। इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी कश्मीर का जिक्र किया। उसके अलावा इंडिया के साथ जब वो करतारपुर राहदारी खुल रही थी, वहाँ पे भी इस कश्मीर इशू को उठाया, बल्कि बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि यहाँ पे नहीं बात करनी चाहिए थी कश्मीर पे। उसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा मुतवातिर इस पे बात कर रहे हैं, इंडियन सहाफ़ी आए, उनके साथ भी इमरान खान साहब ने मुलाकात की तो कश्मीर पे बात की। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि कश्मीर पे अभी सिर्फ हमारे अपने मुल्क के अंदर बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी, ठीक है। अभी मौजूदा हुकूमत ने ह्यूमन राइट कमीशन और OIC के सेक्रेटरी जनरल को खत भी लिखे हैं आज। OIC ने उस पर भी बात की, OIC ने भी बात की, लेकिन OIC भी मुर्दा एक धड़ा है, उसकी भी इतनी कोई वक़्त नहीं। मसला ये कि अभी जिस तरह की जो वायलेशन होती है इंसानी हकूक़ की हो रही है, अब देखिए कश्मीर के अंदर पहले ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि पथराव होता था मुजाहिरीन की तरफ से, इंडियन आर्मी गैस वो फायर करती थी, शेलिंग वगैरह करती थी, आंसू गैस। लेकिन अभी बाकायदा तौर पे जब 3 शहादतें हुई, लोग निकले मुजाहरे करने के लिए पुलवामा में, तो उन्होंने बाकायदा मुजाहिरीन को निशाना बना के फायर किया। उस पर 11 शहीद हो गए और 14-15 ये शहादतें हो गई, 300 के करीब जख्मी हैं। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 18 शहादतें हो चुकी। मतलब अभी जो सिचुएशन अभी कश्मीर की है जिस तरह का, वो बहुत ज़्यादा हो गया, और उसमें पीछे उनके इंतखाबात, ये सारा कुछ है। अभी तो मेरे ख्याल में कहीं पर अगर गुंजाइश बनती है हमारी फ़ौज को, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, शायद नहीं करनी भी चाहिए, कि हमें जो है कश्मीर के मामले में फ़ौज को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा। हमारी फ़ौज क्या फ़ौज वहाँ पे अटैक कर दे? कर सकती है, करनी चाहिए। कोई खुफिया ऑपरेशन किया जाए कुछ, या हमारे देखे हमारे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं कश्मीर में जिहाद के लिए, यानी उनको तो आप नहीं रोक सकते। ये इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं, अच्छा ठीक है ना, LOC तो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो कश्मीर हमारा उनका मुतनाज़ा है, तो जो जाना चाह रहे हैं उनको छोड़ दें भाई। तो क्या इस तरह के, अगर आप समझते हैं कि इस तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान करे तो क्या पाकिस्तान के आगे इंडिया बनी है उसके हवाले से मशहूर है कि ये लातों के बूथ हैं, बातों से नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तनाज़र में इंडियन एक साफ़ी ने दावा किया है कि 6 माह के अंदर अंदर इंतखाबात से पहले, हो सकता है महदूद पैमाने पे या वसी पैमाने पे, पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ सकती है। क्या ये बयान एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा इंटरनेशनली लड़ रहा है, पाकिस्तान के को मौक़िफ़ से पीछे हटाने के लिए दबाव की तनाज़र में दिया गया है, या इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए, इंडियन साफ़ी, बहुत मारूफ साफ़ी अशोक जो है, इन्होंने जो बयान ट्विटर पे भी लिखा और सारा कुछ, उसने तो असल में ये जिस तनाजुर में उन्होंने बयान दिया वो भारत में जो इंतखाबात हो रहे हैं, भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात हुए और 5 में से 3 में जो है मोदी को मुंह की खानी पड़ी। साफ़ी हमारे जो भाई हैं वो भी तो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जी, वो असल में उन्होंने बयान वो इसलिए दिया, उसने मतलब मोदी के हक में ये बयान नहीं दिया, उसने एक तज्ज़िया किया है। अच्छा। उसने कहा कि मोदी को जिस तरह की शिकस्त हुई है उधर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ पे 15 साल के बाद कांग्रेस वापस आ गई, मोदी को बहुत मुँह की खानी पड़ी। अब मोदी के पास जो है अपने तशद्दुद वाला फलसफे को भेजने के लिए 2 रास्ते हैं, या हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फसाद इस तज़िये में आप क्या समझते हैं, कोई हकीकत का पहलू भी है? मुमकिन है, क्योंकि अभी अंदर मुल्क के अंदर फसाद करने के लिए उनके पास एक इशू है बाबरी मस्जिद। ठीक है, बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए एक इशू तो है। मुल्क के अंदर तो वो फसाद पहले भी करते रहे, क्या वो आया इस मूड में इंडिया नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है? पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा, सरहदों में छेड़खानी करेगा, ठीक है ना, कुछ फौजों के सर काटेगा, उसके बाद कोई जाली ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक नाम का कोई इस तरह का कोई ड्रामा करेगा।
सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कर सकते हैं। बाकी अबैदुर्रहमान साहब, एक तरफ इंडिया हमें जंग की धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो सरहद पे पाकिस्तानी नौजवानों की शहादत वहाँ पे हो रही है और ईरान की तरफ से दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब इंडिया में इंतखाबात आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का मामला है और वहाँ पे से हमें एक बाखबर ज़राए से ये खबर मिलती है कि इंडिया शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान के साथ महदूद पैमाने की जंग छेड़ सकता है। ये जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि अब जंग हुई तो वो महदूद पैमाने की जंग नहीं रहेगी। उसी वक्त एक पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे तल्लुकात रहे, लेकिन माजी में भी हम देखते हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भेजने के हवाले से सर फहरिस्त रहा। तो एक ऐसे वक्त में ऐसे दोस्त मुल्क की तरफ से फायरिंग होना और FC के छेलकारों की शहादत, इसको आप कैसे देखते हैं? तो जो भारतीय जो तज़ियाकार है उनका एक ज़ाती तज़िया हो सकता है और मैं भी उस तज़िये के ज़रिए से कोई नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि हर तज़िये के पीछे कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, तो कोई नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे होंगे। लेकिन अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब जो है वो जंगें इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से पहले जंगें हुई हैं और ना उस तरह की जंगें हो सकती है, ना ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इंडिया भूटान के ऊपर तो हमला इंडिया कर का सकता मामला है। तो चले, वो इंडिया फिरदौस साहब ने भूटान बयान कर दिया। ईरान का जो रिएक्शन आया 6 नौजवानों की देखिए, शहादत, ईरान और इंडिया को आप दो अलग अलग राहों पे समझे तो ये सबसे बड़ी हर इंसान की बेवकूफ़ी होगी कोई समझे कि ईरान और इंडिया दो अलग राहों के ऊपर है, यानी दो अलग मफादात के ऊपर ईरान है। का जो और एक्शन- पाकिस्तान का, ईरान और इंडिया का जो है पाकिस्तान के हवाले से एक ही मौक़िफ़ है। जो एक्शन आपको ईरान से नज़र आएगा पाकिस्तान के खिलाफ खुसूसी तौर पे, आपको आंखें बंद करके ये बात अब तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमें पिछले साल से 1.5 साल के अंदर जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं, और ये कोई इल्ज़ामात नहीं, हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर वो चीज़ें पब्लिक हुई हैं। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि हर वो इक़दाम जो ईरान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा वो इंडिया का ही इक़दाम होगा, वो इंडिया ही उसके पीछे हम तसव्वुर करेंगे। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर जब एक तरफ पाकिस्तान जो है वो भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के मसले के ऊपर तनाज़ा चल रहा है, ईरान का वहाँ से अपना जो है वो सीज़ फायर खोल देना, फिर इसके अंदर एक जो और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके आगे हम तज़किरा भी करेंगे कि पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के जो वज़रा हैं उनकी अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मुज़ाकराती कॉन्फ्रेंस हुई है और ये बहुत बड़े मुज़ाकरात और बहुत अहम मुज़ाकरात हैं और बहुत उम्मीद की जा रही है कि मुस्तक़बिल करीब के अंदर मुझे जो देखने में आ रहा है मुस्तक़बिल करीब में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होगी, क्योंकि ईरान का जो चाह बहार का मंसूबा है वो अफ़गानिस्तान से होकर ही गुजरता है और अब चाइना भी आ गया है इसके अंदर, क्योंकि अमेरिका यहाँ से इनखला करना चाह रहा है, अमेरिका अपनी फ़ौजें यहाँ से वापस लेकर जा रहा है, तो चाइना का बीच में कूद जाना और चाइना का जो वन बेल्ट मंसूबा है, अगर चाइना अफ़गानिस्तान को अपने साथ शामिल कर लेता है, जो उनकी मंसूबे की तफसीलात उसके अंदर कोयटा से अफगानिस्तान तक जो है काबुल तक एक रेलवे लाइन बनेगी, सड़कें बनेगी, तो अच्छा, ये पूरे इसके अंदर अगर शामिल हो जाते हैं, इसकी तरफ आते शामिल हो हैं, जाते हैं, ईरान को इसके हवाले से बहुत खतरात है, इसलिए वो मेरे ख्याल से अपने पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गुस्से का ईरान को हमने देखा कि बड़े अरसे से पाबंदियों का शिकार एक मुल्क है। इन पाबंदियों को आप कैसे देखते हैं? जब एक तरफ ईरान पाबंदियों का शिकार है, उसी वक्त ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ दुश्मनी ले रहा है, ईरान इराक के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है, ईरान बहरीन के साथ दुश्मनी मोल लेता है, ईरान लीबिया के साथ दुश्मनी मोल लेता है और ईरान पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मोल लेता है। और वहीं पर ईरान अमेरिका को आंखें दिखाते हुए कहता है कि मैं यूरेनियम की अफसूदगी का अमल जारी रखूँगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। वो कौन सी ताकत है जो ईरान को ये सब कुछ करने के लिए मददगार साबित होती है? देखिए, सबसे पहले तो जो वाक़या हुआ उस पर थोड़ा सा बात करके, ये वाक़या पहला नहीं है कि जो इस तरह का उन्होंने किया। 6 FC के एहलकारों की शहादतें, 14 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, सफ़ीर को बुला के एहतजाज किया गया। आपको याद होगा 18 अक्टूबर 2014 को ईरान की तरफ से कच्छ में, इसी इलाके में जहाँ पे कल शहादतें हुई है 2 दिन पहले, इसी इलाके में पाकिस्तानी FC पे फायरिंग हुई और जिससे सूबेदार अब्दुल गफूर के साथ वो शहीद हुआ, 3 फौजी ज़ख्मी हुए। और उसके अलावा अगर आप इससे साल के उठा के 2018 के रिकॉर्ड उठा के दे दे तो 6 दफ़ा ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है और हमारे लोग शहीद हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, जो कुछ तुर्बत में, कुछ पंजगोर में, कुछ और इलाकों में 6 दफ़ा इसे मेरे पास रिकॉर्ड है जो उनकी तरफ से वायलेशन हुई, बॉर्डर की सीज फायर किए, सारा कुछ हुआ। बात ये कि ईरान जिस तरह की मतलब एक परसेप्शन बना है कि ईरान जी फलाने को भी आंखें दिखा रहा है, फलाने जगह पे भी कर रहा है, ये सिर्फ ये कि उनके पास कुछ उन्होंने दहशतगर्द तंजीमें बनाई हुई हैं जो आपके यमन थे, यमन से किक आउट हो रहे हैं, ख़त्म हो रही है यमन से। शाम में, वहाँ शाम में भी बशार अल असद को सहारा दिया हुआ था, वहाँ भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ले देकर इराक से भी पीछे हट रहे हैं, चूँकि इराक में नहीं वो आ गई। तो अपने मुल्क के अंदर तो ये है कि आप मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे आप अगर आज जाके देखें ईरान के अंदर जो आज़ाद मीडिया तो है नहीं वहाँ पे अपना जानजेब साहब है, असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को बाइकाट, ठीक है, ट्रक यूनियन वहाँ पे एहतजाज कर रही है, स्टील कॉरपोरेशन वहाँ पे एहतजाज कर रही है, ठीक है ना, वहाँ पे सारी आवाम उनकी सड़कों पे।
उनकी मैशत का बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक है, सारी आवाम बाहर सड़कों पर निकली हुई है, साथ सड़कों पर है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद हैं, रोज़गार ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही। तो ऐसे में ईरान के पास कौन सी ताकत है कि ईरान सारे ममालिक के साथ दुश्मनी मोल लिए बैठा है और ईरान कहता है कि मैं यूरेनियम की अफसुदगी से भी पीछे नहीं हटूँगा, मैं यूरेनियम का जो अमल है उसे प्रोसेस को लेकर आगे चलूँगा। देखिए, एक चीज़ होता है अमली तौर पे करना कुछ। देखिए, अमेरिका के साथ दुश्मनी उन्होंने मोल ली, क्या कर दिया अमेरिका का? ठीक है, जुबानी नारे हैं, अंदर से वो कुतिया और चौकीदार मिले हुए। ठीक है, अमेरिका भी तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं करे रहे ना कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका भी मुनाफिक की खेल खेल रहा है। गेम वो अमेरिका अरबों को वो जो थ्रेट कर रहा है ईरान के जरिए, उनको कुछ नहीं। इसराइल के साथ उनकी अलमतुल इसराइल, आज तक इसराइल पे एक गोली फायर की हो नहीं की। इसराइल के साथ कोई दुश्मनी सही नहीं। इसराइल के लिए खित्ते में वो साजगार माहौल बना रहे हैं, साजगार माहौल बना रहे हैं, मुस्लिम मामलों को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, उसकी जितने मुल्कों के साथ वो दुश्मनी की बात कर रहा है, मुल्कों के साथ, उस मुल्क को देखिए, मैं आपको अजीब बात बताऊंगा। उन्होंने कहा यमन में एक कमज़ोर गवर्नमेंट थी, वहाँ पे मुदाखलत कर लिया। ठीक है, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर ली। वहाँ पे देखो, ये वो यमन जो ईरान की मुदाखलत से पहले, ईरान के आने से पहले अरब का दिल समझा जाता था, आबादी थी, लोग, अच्छा रोज़गार था। वहाँ कितने लोग हिजरतों पे मजबूर हो गए, उनमें से एक भी हिजरत करके ईरान नहीं आया। मुदाखलत किसने की? ईरान ने की। दहशतगर्दी ईरान ने वहाँ करवाई और अक़वाम मुत्तहिदा कह रहे हैं वहाँ पे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हिजरतें करने वाला या सऊदी अरब ने उनको पनाह दी या यूरोप ने पनाह दी। इसी तरह शाम में दाखिल हुआ, शाम में जो कुछ कर लिया, लोग इतने हिजरतें करने पर मजबूर हो गए। एक आदमी को उन्होंने पनाह दी, वो हिजरत करके आने वालों को ईरान ने, कहीं एक आदमी नहीं किया। मेरी नज़र से एक रिपोर्ट गुजरी है, जो कराची में हम असले की बहुत बड़ी बड़ी खेप पकड़ रहे हैं, वो उसमें इंडिया और ईरान दोनों इन्वॉल्व हैं। वो पाकिस्तान में भी एक इसी तरह का दहशतगर्दी का मनसूबा बना रहा है, पाकिस्तान में एक खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाह रहा है पाकिस्तान को। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त खित्ते में कौन कौन से हैं? देखिए, पाकिस्तान के दुश्मन तो कोई शक नहीं कि एक तो मतलब हमारे हमसाए हैं जो भी हैं हमारे दुश्मन। अमेरिका देखो, अमेरिका के साथ मैं ज़ाती तौर पे अमेरिका को पाकिस्तान के दुश्मन नहीं समझता हूँ। ठीक है, वो एक गेम कर रहा है खित्ते में। ठीक है, अमेरिका के बारे में मशहूर है, वो किसी का दोस्त हो गया उसके लिए खतरा है, दुश्मन हुआ उसके लिए खतरा नहीं है। ठीक है, और ये भी अमेरिका सबसे दूर है लेकिन सबका हमसाया है, वो उसके अपने हुकूक हैं, वो देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अभी देखें जी, डू मोर करने वाला आया आपके पास, कह रहा मदद करो। ठीक है, अपने जर्नलों को बैठा कर कहा गया आप बताओ अफगानिस्तान में इंडिया को कितना किरदार देना है। तो उसकी तो वो अलग बात है। ठीक है, वो अपने मफाद के ऊपर करेगा, उसके साथ हमने अपने मफाद। ईरान हमारा हमसाया है, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। भारत हमारा हमसाया है, उसको तब्दील नहीं कर सकते। ईरान पाकिस्तान से 3 गुना छोटा सा मुल्क है। ठीक है ना, वो अगर शरारत करता है, पूरा बलोचिस्तान की पट्टी से अलहदगी पसंद लोग हैं, अलहदगी चाहते हैं, वहाँ सब कुछ है। हम शरारत नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं यार बच्चा है अभी। यानी अगर आग मजीद फैलती है तो शरारत का बदला जवाब दिया नहीं फैलनी चाहिए। हमारी मजीद आगे बात करते हैं जी कि अफगानिस्तान में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। पिछले दिनों हमने देखा कि अफगानिस्तान के हवाले से मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें दुनिया के तकरीबन 12-13 ममालिक ने हिस्सा लिया और उसमें इंडिया को भी हिस्सेदार बनाया गया। ये पहला मौका था कि अफगानिस्तान के अमन के हवाले से कोई आलमी सतह पर कोई फोरम तश्कील दिया गया और उसमें इंडिया को हिस्सा बनाया गया। लेकिन उसके फौरी बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अशरफ गनी की मौजूदगी में अफगानिस्तान में पाक चीन अफगान वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ और वो वज़राए ख़ारजा फिर बाद में अशरफ गनी से मिले। दोनों की 1-to-1 मुलाकात, दोनों वज़राए ख़ारजा आमने सामने बैठे और अशरफ गनी को दरमियान में बिठा के उन्होंने बातचीत की। तो क्या, और फिर लग गया थे पाकिस्तान ने दावत भी दे डाली अफगानिस्तान को कि आप सीपैक से भी फ़ायदा उठाएं। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि कोई नया इत्तेहाद बनने जा रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, कोई नया फैसला होने जा रहा है? देखिए, अफगानिस्तान में इंडिया को उसमें से निकाला जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान में ये पहली दफ़ा इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो गई जिसमें वज़राए ख़ारजा की लेवल की थी। चाइना बहुत अहम मुल्क है खित्ते का, इसी तरह पाकिस्तान अहम मुल्क है और अफगानिस्तान तो एशिया का दिल है। इन 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा, सिर्फ वज़राए ख़ारजा नहीं, उनके जो वजारत ख़ारजा उसके सीनियर अफसरान बैठे, वो पूरी टीम अपने टीम और वफद के साथ बैठे और उसमें मुज़ाकरात हुए। लेकिन यहाँ एक बात और भी मैं आपको बताते चाहूँ कि अफगानिस्तान की तरफ से अशरफ गनी खुद वहाँ पे बाद में मुलाकात की उन्होंने। अफगानिस्तान हुकूमत जो इसमें इन्वॉल्व है वो मैं भी मतलब वक्ती तौर पे वो है, चूँकि वो एक कठपुतली हुकूमत है, उसकी कोई अपनी वो नहीं है। क्योंकि जो मेरी समझ में ये बात आई है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि आप अफगानिस्तान में अमन लेके आएँ, तो अफगान हुकूमत को कहीं ना कहीं से इशारा मिला है कि आप जब तक पाकिस्तान के दर पर नहीं झुकेंगे यहाँ पे अमन कायम नहीं हो सकता, इसलिए आप अपना किबला दुरुस्त कर लें
और इनसे अशरफ गनी मुलाकात। देखो, अशरफ गनी का माजी आप उठा के देखें, पाकिस्तान के बारे में बहुत बोलता रहा। हम तो ये चाहते हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही यही कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में उसके सम्राट नज़र आएंगे। ये तो हम एक मुल्क है, अगर हम तो ये समझते हैं हमारी सरहदें वहाँ पे किधर, काबुल कंदहार में हमारी सरहदें हैं। हम तो मतलब एक बरादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की बाढ़ भी कंप्लीट हो चुकी है, गहरे ताल्लुकात सारा कुछ है, वो भी फैसला हो चुका हम है। पेशावर को देखो, पेशावर को हम बार्डर नहीं करना चाहते, हम तो काबुल को करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि आज से 2 साल 1.5 साल पहले तक ये एक बात की जा रही थी कि पाकिस्तान का किरदार अफ़गानिस्तान से ख़त्म हुआ। वो अब दुनिया समझ रही है गलत बात कर रहे थे। पाकिस्तान का जो है ना, अगर आप अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, काबुल में अगर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट के साथ कि अमन चाहते हैं, तो उसका रास्ता आपको इस्लामाबाद से होकर जाएगा। आप क्या समझते हैं उबैदुर रहमान कि जो सी पैक के हवाले से एक बयान दिया गया वहाँ पे कि अफगानिस्तान को सी पैक से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या अफगानिस्तान को ये लालच दी गई है कि आप सी पैक से फ़ायदा उठाएं और आप जो एक कॉरिडोर बना रहे हैं ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान और मस्को तक लेके जा रहे हैं, तो उसके साथ हम उसमें हमें शामिल करें? अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से आज से नहीं, ये तकरीबन पिछले 3-4-5 साल से उसकी बहुत शदीद ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से अपनी जो फ़ौजें हैं उनका इनखला यहाँ से कर लूँ। अब सिचुएशन ये है कि मेरा सवाल आपसे मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं थोड़ी सी तमहीद बाद उसको थोड़ा मुख्तसर करें, वक्त बहुत कम रह गया। मैं उसको मुख्तसर करता हूँ। तो अमेरिका ने इसके लिए बहुत सारी उसने अपनी स्ट्रेटजिकल प्लानिंग बनाई। उसे पता है कि अगर जब उसका इनखला होगा यहाँ से तो फ़ौरन तालिबान हुकूमत वहाँ पे काबिज़ हो जाएगी। अब वहाँ पर ज़रूरत है कि अमेरिका इतनी दूर से अफ़गान गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसने कोशिश की कि इंडिया को जो खित्ते में उसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी सपोर्ट वहाँ पर खड़ी की जाए। और जो चाइना इस खित्ते के अंदर बढ़ रहा है, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया को मिला के एक नया जो है ना वो बेल्ट बना दिया जाए। लेकिन हुआ सिचुएशन इस तरह से हुई है कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन के उभर रहा है और उसने रशिया और बहुत सारे ममालिक को अपने साथ मिला लिया। तो उसके बीच में अफ़गानिस्तान का और इंडिया का और इसराइल उसका ईरान का इत्तेहाद बनना और ये जो आप एक पूरा एक बेल्ट बनना, ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था अमेरिका को। अब अमेरिका ने जितने उसके चालें थी चीन के ख़िलाफ़ वो अपने पत्ते हार चुका है। और अब उसने पिछले दिनों जो कहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा है कि आप बीच में आए, इसका वाज़े मतलब यह है कि अफ़गानिस्तान को सी पैक के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि अगर चाइना अपनी दरामदात को बाहर लेके जाना चाहता है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान उससे आगे मार्क करना चाहता है, तो उसको काबिल से ही लेके जानी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो ग्वादर से लाएगा, फिर जो है समुद्री सफ़र करके फिर दोबारा जाएंगी। तो चाइना का एक बहुत दरीना ख्वाहिश थी, तो पाकिस्तान को ये कहना और पाकिस्तान ने फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस होना और फिर चाइना का वहाँ पर आना। तो अब जो अमेरिका यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर मौजूदा गवर्नमेंट जो होगी अफगानिस्तान की, वहाँ पर उसको पाकिस्तान, चाइना की सपोर्ट होगी, तो तालिबान का दोबारा से कम बैक करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। और फिर ये क्योंकि उस एक बड़े मंसूबे का हिस्सा बन जाएगा, तो अफगानिस्तान सिक्योर हो जाएगा, अमेरिका की अपनी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी और खित्ते में अमन होगा। अच्छा, वापस आते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की तरफ। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा कि हमने IF में जाने से पहले, यानी इतराफ़ जुर्म कर लिया, IF में जाने से पहले हमने डॉलर की कीमत को कम कर लिया। फिर वो इस यू टर्न को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि हमें इसका इल्म ही नहीं था, वज़ीर आज़म को इसका इल्म नहीं था, दूसरी तरफ वो इसका इकरार कर रहे हैं, इकरार जुर्म कर रहे हैं। देखिए, शायद आपको याद होगा कुछ 1-2 प्रोग्राम पहले हमारी इस मौजू के ऊपर बात हुई थी, और उस वक्त मैंने ये लफ्ज़ कहे थे कि जब तक हुकूमत सच बोलती रही है हमने उसका साथ दिया, अब झूठ बोलना शुरू किया तो हम इनका साथ नहीं देंगे। इमरान खान साहब ने और PTI गवर्नमेंट ने ये अहद किया था कि हम कौम के साथ कभी झूठ नहीं बोलेंगे, गलत बयानी नहीं करेंगे। जो मसाइल हैं ये असद उमर साहब चीखते रहे हैं, ये चीख के कहते रहे हैं कि खुदारा जो मसाइल हैं कौम को बताओ, कौम के सामने लेके आओ, कौम के सामने गलत बयानी ना करो, क्योंकि कौम हमारी बहुत मासूम है, वो उम्मीदें बांध लेती है। और जब आप उनको उम्मीदों के पहाड़ों के ऊपर लेके चोटी पे जाके नीचे गिराते हैं तो इन मासूमों के दिल ऐसे टूटते हैं कि उनके कोई जो है ना कसम पुरसी कोई उनकी ना मरहम पट्टी करने वाला नहीं होता। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है जो हालात बनते जा रहे थे, हमने उस वक्त भी बात की थी कि इक़्तिसादी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा कि मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर कोई इक़्तिसादी बहरान नज़र ही नहीं आ रहा, सारे मसाइल हल हो गए, लेकिन अब बहरानात आना शुरू हो गए। तो सिचुएशन ये है, आपका मतलब ये है कि ये आवाम से झूठ बोल रहे हैं अब नहीं, उन्होंने तस्लीम कर लिया ना, तो उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया। उस वक्त भी आवाज़ें बुलंद हुई कि ये जो रेट नीचे गिराया गया है, इसका ₹5 की कदर में कमी की गई है, पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए हैं, ये इसलिए बढ़ाए गए हैं ताकि
ताकि IMF के 8 अरब लिए जाए। साथ, ताकि IMF के साथ एक अच्छी डील की जा सके। लेकिन IMF वो बदकिस्मती से आई है और उसके कुछ ज़्यादा वो डू मोर चाहता है ना, वो डू मोर चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि अभी ये जो पाकिस्तान जो एक पूरे खित्ते के अंदर एक स्ट्रेटजी बना रहा है, फिर अमेरिका ने कहा कि आप खित्ते में अमन लेके, तो हो सकता है कि इसके बाद कोई अच्छी जो है ना डील हो जाए IMF के साथ। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन पे भी एक यू टर्न आ गया, वो शहबाज शरीफ को तस्लीम कर लिया गया, उसकी क्या वजह है? हाँ जी, डील हो गई शहबाज शरीफ के साथ, और क्या। नहीं, उसकी वजूहात क्या हैं? कुछ तो देखिए, वजूहात ये कि आप अपोजिशन के बगैर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना ही नहीं सकते। पहले तो हुकूमत ये कहती रही जी इसके अलावा कोई नाम दे दे आप शहबाज शरीफ के अलावा, तो हम आपकी बात को तस्लीम करेंगे। लेकिन अपोजिशन जो है डटी रही, उन्होंने कहा कि शहबाज कलंदर मस्त कलंदर, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने इनके साथ डील की कि जो मेरे इल्म में आई कि इन्होंने कहा कि जो शरीफ ख़ानदान के केसेस आएंगे वहाँ पे, उस पे ये शहबाज शरीफ उस पे वो एक्शन नहीं कर सकेगा, उस पे बोल नहीं सकेगा, उस पे इसके पास इख्तियारात नहीं होंगे जो उनकी करप्शन के हवाले से आएंगे, क्योंकि आपके सारी चीज़ें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएंगे। एक बात तो ये थी। दूसरी बात यह कि हुकूमत शायद ये समझ रही है कि चूँकि शहबाज शरीफ के केसेस चल रहे हैं नेप में, वो नाअहल हो सकता है, नाअहल होकर वो जेल जा सकता है। तो जो उनको बज़ाहिर उनको राम करने की कोशिश की गई है अपोजिशन को, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, ये कोशिश। आखिरी हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉलर को कायम रखने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने $8 बिलियन खर्च कर दिए। ये मौजूदा हुकूमत ने सेनेट में शहरी रहमान सभा के सवाल के जवाब में बताया। आप क्या समझते हैं इसको? मौजूदा हुकूमत का डॉलर, जैसे रहमान शफीक साहब ने कहा, मौजूदा हुकूमत झूठ बोल रही है। मौजूदा हुकूमत का डॉलर को गिराना ठीक अमल है, या गुज़श्ता हुकूमत की तरह डॉलर को मसरूफ़ सपोर्ट दे के कौम का कीमती ख़जाना इस पर खर्च किया जाना ठीक अमल था? पहली बात तो ये कि अच्छी बात तो ये कि ना तो गिराना ठीक अमल है, ना बढ़ाना ठीक अमल है, ठीक है। उन्होंने जो किया गलत किया, सबको पता है। डॉलर की एक मसनूई उन्होंने रेट रखी, उसके लिए आपको ओपन मार्केट में डॉलर जब शॉर्टेज होती है उसकी $2.5-3 लाख फेंक दिया ओपन मार्केट में। इसाक डार ने स्टेट बैंक को ये कहा हुआ था। ये तो सारी हम उस पर बात करते रहे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो डॉलर के साथ किया, ये भी ज्यादती है। मैं भी मतलब ये आगे जाके बेहतरी आए। अभी सऊदीया से जो है आपको पता है अरब के जो है वो 3 अरब पहुँच चुके हैं सऊदी अरब, 1 अरब अभी किस्त पहुँच गई। तो ये आपके 9 अरब कुछ करोड़ से ज़्यादा की वो हो गए आपके ज़र मुबादला के ज़खायर। तो अभी इस्तेहकाम आ सकता है आपके रुपए में, और डॉलर की वापस सफ़र शुरू हो सकता है। उम्मीद रखी जा सकती है वापसी का सफ़र शुरू हो सकता है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम डिबेट ऑफ द वीक। जो पूरे हफ्ते की हमने बातचीत की, लेकिन आज जो है एक बड़ा ही पाकिस्तानी तारीख़ का अहम तरीन दिन सकूत ढाका आज हुआ, जिसमें 4 लाख उर्दू बोलने वालों को आज तक सज़ाएँ और अज़ियतें दी जा रही हैं। फिर वही 16 दिसंबर की शाम, जिसमें हमने खाली सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं, पूरी दुनिया ने ऐसा जुल्म कहीं नहीं देखा। नन्हे बच्चों के सरों में गोलियां मार दी जाना, कहीं की इंसानियत नहीं, उसे डिफेंड करना कहीं की इंसानियत नहीं है। और उससे बड़ा जुल्म ये है कि उसकी रिपोर्ट को आज तक मंजर आम पर नहीं लाया जा सका। हमारी एक दफ़ा फिर यही दरख्वास्त है कि जितने भी ये शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए सकूत ढाका की भी रिपोर्ट और सानिया APS की रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर जल्द अज जल्द लाई जाएँ, ताकि आवाम के सामने हक़ाइक़ आएँ और हमारी नौजवान नस्ल गुमराह होने से बच सके। मकबूजा कश्मीर भारत की बढ़ती हुई बर्बरियत और जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कश्मीर का मुकदमा लेके ये चल रहे हैं, और इसके लिए पूरी कौम इनके साथ खड़ी है और इन्हें हर तरह के तावन का यकीन दिलाती है। और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि कश्मीर के हवाले से पहली दफ़ा पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई बढ़ चढ़ कर इनिशिएटिव लिया और इसे दुनिया के सामने एक मुकदमे के तौर पर पेश किया। उस मुकदमे के तौर पर पेश किया और उस तरह पेश किया जिस तरह कश्मीरी चाहते थे और कश्मीरियों की ये ख्वाहिश थी कि उसे पेश किया जाए। गुज़श्ता हुकूमतों में मौलाना फजल रहमान साहब ने और मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमत ने कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया, और मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने कश्मीर काज को जो नुकसान पहुँचाया, शायद अब कश्मीरियों में एक उम्मीद जागी कि उसकी तलाफ़ी हो सके। लेकिन इसी तनाज़र में वहाँ कश्मीर में जो है दिन ब दिन इंडिया की बर्बरियत और जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। नन्हे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा, और कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्मों को भी सरेआम गोलियाँ मार के शहीद किया जा रहा है। और फिर सबसे बड़ा जुल्म और सितम यह है कि जब उनके जनाजे उठाए जाते हैं तो उन जनाज़ों पर भी सरेआम गोलियाँ बरसाई जाती हैं, और वहाँ पर भी नन्हे और मासूम कश्मीरियों को शहीद किया जाता है। पाक ईरान के हवाले से हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि वक्त के साथ साथ जो है वो हमसाये तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी तरजीहात तब्दील की जा सकती हैं। बरादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमेशा हमें
तकलीफ़ पहुँचाता है, हमें एज़ा पहुँचाता है। और जब कोई जिस्म का एक हिस्सा एज़ा पहुँचाना शुरू कर दिया जाए तो उसे काट के परे फेंक दिया जाता है। लगता ये है कि हमें ईरान के बॉर्डर को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, और ईरान से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ रही है उसे रोकने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारों को कुछ ठोस और अमली इक़दामात करने पड़ेंगे। और दुनिया को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों वो ईरान जिसने अभी बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, लीबिया में, यमन में, शाम में, इराक़ में महाज खोले हुए हैं, वो पाकिस्तान के साथ महाज क्यों खोलना चाह रहा है? और वहीं पर वो अमेरिका और पूरी दुनिया को ये धमकियाँ क्यों दे रहा है कि मैं एटम बम बनाऊंगा और मैं यूरेनियम की अफसूदगी जो है वो जारी रखूंगा? उसके पीछे कौन सी मख्फी ताकतें हैं, उन्हें भी दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि लोगों में जो शुकूक व शुबहात हैं जो वो एक तरफ वाज़ेह हो जाएं। आगे पाकिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के अमन के हवाले से गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान के साथ बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया और फिर बाद में बड़ी मोहब्बत की पिंगें बढ़ाने की कोशिश की, और अपने बयान पे उन्होंने भी यू टर्न लिया। एक आलमी यू टर्न था और एक आलमी ताकत का यू टर्न था, और उस यू टर्न में उन्होंने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि आप मदद करें। और उस दरख्वास्त के मुकाबले में हमने ये देखा कि पाकिस्तान और चाइना के वज़राए ख़ारजा ने जाके अफ़गानिस्तान में अमन की बात की, लेकिन वहाँ पर सुबकी उठाना पड़ी इंडिया को, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से अफ़गानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर लगा चुका है। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में अमन की बात आती है तो उसे कोई अहमियत नहीं दी जाती। ये इंडिया को उसकी अहमियत वाज़े करने के लिए काफ़ी है, और उसे एक इशारा दे दिया गया है कि जब तक इस्लामाबाद से कोई रास्ता होकर नहीं निकलेगा, इस्लामाबाद से कोई हल नहीं आएगा, तब तक अफ़गानिस्तान का हल मुमकिन नहीं है। नई दिल्ली के साथ अफ़गानिस्तान कि जितनी मर्जी है रकावटें बढ़ जाएं, लेकिन इसके अमन का जो चाबी है वो इस्लामाबाद में किसी स्विच में लगती है। इसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का जो यू टर्न था कि हमने डॉलर की कीमत खुद कम की है, वो एक इंतहाई तशवीशनाक बयान है। एक ऐसी हुकूमत की तरफ से जहाँ इमरान खान साहब ने कौम से वादे किए हुए थे कि हम कभी आवाम से झूठ नहीं बोलेंगे, आवाम से सच्ची बात करेंगे, तो ये क्या वजूहत हुई कि आपने भी वही रवश इख्तियार कर लिया? अगर आपने खुद ही डॉलर की कीमत गिराई थी तो इखलाकी तौर पे आप में ये कुव्वत होनी चाहिए थी, आप में ये जुर्रत होनी चाहिए थी कि आप आवाम के सामने आते और ये ड्रामेबाजी ना करते कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला, और वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि स्टेट बैंक एक खुद मुख्तार इदारा है और उसने डॉलर की कीमत हुकूमत को बताए बगैर कम कर दी है। ऐसी बात करें जिस पे आवाम में एतबार कर लें। आवाम आप पे अंधा एतबार कर रही है, आवाम के एतबार को मज़ीद ठेस मत पहुँचाएँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जनाब शहबाज शरीफ साहब को लगा दिया गया और हुकूमत ने इसकी ये तफसील बयान की है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और हल नहीं था। हम ये चाह रहे हैं कि जब एक तरफ एहतसाब अदालतें जो हैं वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ एहतसाब कर रही हैं, तो कहीं इनमें ये ख्वाहिश या इनमें ये डर पैदा ना हो जाए कि हुकूमत हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। इसलिए हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इन्हें लगा दिया गया है। जो मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पर हमारी ये राय है कि हुकूमत ने अगर इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शहबाज शरीफ साहब उनके ख़िलाफ़ चोरी के, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हुए थे, तो उन्हें नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई आइनी सिकम नहीं था कि आप जब चेयरमैन जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ज़रूरी तो है कि अपोजिशन लीडर को लगाएं। आखिरी बात, जो डॉलर को कायम रखने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने 8 बिलियन खर्च किए, मेरी मौजूदा हुकूमत से यह दरख्वास्त है कि जब तक आप ऐसे फैसले नहीं करेंगे जिनसे फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, चाहे आपने 90 दिन हुकूमत कर लिया, चाहे आपने 100 दिन हुकूमत कर लिया, चाहे 120 दिन हुकूमत कर ली है, आवाम जुल्म की चक्की में इस कदर पिस चुके हैं कि ये फौरी सस्ता इंसाफ ये चाहते हैं और ये फौरी अपनी दहलीज पे हर ये सहूलत चाहते हैं। आपके 110 दिन 120 दिन गुजरने के बावजूद कोई एक ऐसा फेल जो आपने अवामी राय में किया हो आप दिखा नहीं सकते। आपकी वज़रा की कारकर्दगी सवाए बोंगियों के और सवाए फजूलियात के कोई भी नहीं है। तो हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ऐसे फ़ैसले करें, चाहे उसके लिए आप सब्सिडाइज़ करें, आप और महकमों को भी सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती इकानमी को आप सब्सिडाइज़ करें ताकि मुल्की मईशत जो हिचकोले खा रही है, जो गैर मुस्तकम पोजीशन है, आप एक तरफ तो दुनिया के इन्वेस्टर को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की दावत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप डॉलर को मज़ीद कम करते जा रहे हैं, डॉलर को जो है बढ़ाते जा रहे हैं, रुपये की कदर को कम करते जा रहे हैं। इस तरह बेचैनी की कैफियत जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद बिजनेसमैन है उसमें फैल रही है, तो बैरूनी बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर कैसे आएगा। ये था हमारा आज का डिबेट ऑफ द वीक। आज हमने अपने एक फॉलोअर्स को, इमरान ख्वाजा साहब को भी लिया था, उनसे भी बातचीत की। आप जो
दोस्त हमें देख रहे हैं, आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, फीडबैक दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा अहम होता है, हम उसे बड़े अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं, देखते हैं हमारी कमेटी आपकी। और अगर आप एक ऐसा जामे मुदल्लल किस्म का हमें फीडबैक देते हैं तो हम आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अगले हफ्ते तक जहाँ से मिनाज को, फिरदौस जमाल और वैदुर्रहमान शफीक साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।